Assalamu alaikum. I'm your instructor Aisha Sadiq, and today we are going to discuss another interesting topic of international communication that is known as globalization, technology, and mass media. In this topic, we are going to discuss how these three things are interlinked with each other और इनके इंटर रिलेशनशिप की वजह से ओवरऑल वर्ल्ड में और सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। लेट्स बिगिन। ग्लोबलाइजेशन को बेसिकली हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका मतलब क्या है। ग्लोबलाइजेशन इज़ द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द ग्रोइंग interdependence of the world economies, growing interdependence of the world economies, cultures, populations brought about by cross border trade in goods and services, technology, and flows of investment, people, and information. सादा लफ्ज़ों में अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो ग्लोबलाइजेशन ये है कि किसी भी एक ख़ास मुल्कों की या फिर आपस में लोगों की या जितनी भी बिज़नेस कॉरपोरेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं उनका आपस में एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार होना, ठीक है, उनका आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना इन ऑर्डर टू फुलफिल अ सर्टन गोल, ठीक, दैट इज़ नोन एज इंटर डिपेंडेंस। आप इसका क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स हैं, इसके अंदर आपकी सर्विसेज हैं। अब सर्विसेज क्या है, गुड्स में तो आप ठीक है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर आप अपनी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ फिर आप मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहे हैं। सर्विसेज से मुराद ये है कि जब आपके लोग किसी और मुल्क में जाकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वहाँ जाकर काम करते हैं। जैसे इंडिया के कुछ लोग हैं वो अमेरिका में काम कर रहे हैं, पाकिस्तानीज़ जो हैं वो अमेरिका में काम कर रहे हैं, या फिर जो पाकिस्तानीज़ ईस्ट आपकी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। इसी तरह वहाँ से किसी का यहाँ आकर काम करना या कंट्रीज़ का आपस में एक दूसरों के मुल्कों में जाकर सर्विसेज प्रोवाइड करना, बेशक वो डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, वट एवर प्रोफेशन दे हैव, तो उनका इट्स नोन एज ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर ये क्या चीज़ है, ये भी ग्लोबलाइजेशन की एक न्यू फॉर्म है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। देन आपके पास आता है ग्लोबलाइजेशन को जो सोशल थेरिस्ट हैं वो किस तरह से देखते हैं। उनमें से एक सोशल थेरिस्ट है एंथनी गिडन्स, वो इसको डिफाइन करता है द इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशंस which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa। मतलब ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर आपकी जो लोकल हैपनिंग्स हैं या जो लोकली चीज़ें हो रही हैं वो डिफ़र करती हैं या उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है उन चीज़ों का जो कि बहुत दूर या बहुत मुख्तलिफ ममालिक में कुछ हो रहा हो। आगे आप इसकी एग्ज़ाम्पल्स हम पढ़ेंगे। अगर अभी छोटी सी एक आप एग्ज़ाम्पल देखो तो वो ये है कि आपका जो एजुकेशन पैटर्न है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो किस तरह से इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, एपिडेमिक आता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो कोविड-19 है इसकी वजह से जो भी आपको ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ा अपनी सारी चीज़ें, लेकिन एट द सेम टाइम जो टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। आपके टेक्नोलॉजी और इसको इस्तेमाल किया जा रहा था एजुकेशन के अंदर, ऑलरेडी स्कूल्स के अंदर ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए नहीं, लेकिन लोगों को या बच्चों को कुछ भी स्ट्रीम करके दिखाने के लिए। तो इस तरह आपकी वो चीज़ें यूएसए में या यूरोप में हो रही थी और अब वो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन। लोकल कम्युनिटी में जो पढ़ने के अंदाज हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहे हैं ड्यू टू द डेवलपमेंट इन सर्टन एरिया ऑफ द ग्लोब। फिर उसके बाद आता है गिडन्स आर्ग्यू करता है कि फंडामेंटल मिस्टेक होगी अगर हम ग्लोबलाइजेशन को सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में देखेंगे। वो ये कहता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो सोशली भी होती है, कल्चरली भी होती है, पॉलिटिकली भी होती है, सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं होती। देन ग्लोबलाइजेशन इज़ अबाउट मैक्रो सिस्टमिक चेंजेस इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस and the nature of sovereignty, but it is also about here and now, about transformation that affect our daily and emotional lives। वो ये कहता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट, ग्लोबल मार्केट के अंदर, मतलब ट्रेड के जो पैटर्न्स हैं उनको चेंज करने के अंदर सिर्फ एग्जिस्ट नहीं कर रही, बल्कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो हर इंसान की डेली लाइफ के ऊपर असरअंदाज होती है और हम ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट देख सकते हैं।
देन आपके पास आता है ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और मास मीडिया का आपस में क्या लिंक है। वो गिडन आर्ग्यू करता है कि ग्लोबलाइजेशन की जो ड्राइविंग फोर्स है वो आपका इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है। आपके पास रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आता है, देन आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, और आज के दौर में आपके पास इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है। ये जो इंफॉर्मेशन फ़्लो है इतनी स्पीडी, इसको हम इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन कहते हैं। इंटरनेट एरा के बाद इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन चेंजेस ऑलमोस्ट एवरीथिंग, इट इन्वेड्स द टेक्सचर ऑफ एवरीडे लाइफ, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस। अब इससे क्या मुराद है कि आपकी सिर्फ एवरीडे लाइफ, एक हर इंसान को रोज़मर्रा पे ग्लोबलाइजेशन ना सिर्फ इम्पैक्ट कर रही है बल्कि कंट्रीज़ के इंस्टीट्यूशंस को भी रीस्ट्रक्चर कर रही है। हम कहते हैं जी मलेशिया के अंदर आपका टैक्स रिफॉर्म्स का ये एक ख़ास पैटर्न है जिसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, तो क्यों ना वो टैक्स रिफॉर्म्स जो हैं वो पाकिस्तान भी अडॉप्ट कर ले। तो आप क्या कर रहे हैं, आप रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं अपना टैक्स इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपने कम्युनिकेशन आपके पास आती है थ्रू इंटरनेट के, वहाँ पर ये टूल्स इस्तेमाल किए गए और जिसकी वजह से वहाँ पर ऐसे ट्रमेंडस पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो क्यों ना पाकिस्तान भी उन टूल्स को, उन करेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करे ताकि यहाँ पर भी टैक्स रिजीम जो है हम उसे, उसकी ब्रॉड, उसकी जो रेंज है उसे इंक्रीज़ कर सके, उसकी बेस को बढ़ा सके। इसी तरह बहुत सारी और इंस्टीट्यूशंस की एग्जांपल्स ले सकते हो कि किस तरह से रिस्ट्रक्चर कर रहा है ग्लोबलाइजेशन आपके इंस्टीट्यूशंस को इन अ सर्टन सोसाइटी। देन आप देखो कि आपका द आउटकम ऑफ दिस रेवोल्यूशन इज़ अ हाईली complex set of processes that often take contradictory shapes, but one can simplify the concept of globalization with a threefold image. या आप देखो कि मैंने ये वर्डिंग और ये सारी चीज़ें इसलिए एग्जैक्ट लिखी हैं बिकॉज आई रियली वांट कि आप अपने पेपर में ना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेकर आओ बल्कि आपकी जो आपका लिखने का अंदाज है वो भी थोड़ा मेच्योर और थोड़ा सा रिफाइन होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जब आप अच्छा लिखोगे तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, और आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छी वेबसाइट से पढ़ोगे, अच्छे टूल्स इस्तेमाल करके पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बेस ही अच्छी बनेगी। तो आप इसका एक्सप्रेशन देखना, ग्लोबलाइजेशन पुल्स अवे फ्रॉम द नेशन स्टेट, रिमूविंग कंट्रोल फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट्स इन सच एरियाज एज इकोनॉमिक एंड ट्रेड पॉलिसी। आपकी जो ग्लोबलाइजेशन है ये नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा डिमिनिश कर रही है, और जो आपकी गवर्नमेंट थी जो कि प्रीवियसली बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंट्रोल रखती थी अपने लोगों के ऊपर, उसको ये आहिस्ता आहिस्ता फेड अवे कर रही है। But globalization also pushes down from the state, allocating new resources for local economies, facilitating the emergence of local cultural identities and strengthening sub-national units of governance. आपकी ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो लोकल आपकी इकोनॉमीज़ हैं आप उन्हें स्ट्रेंथन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। आप ई कॉमर्स टूल इस्तेमाल करते हैं और आपकी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो आप बेच सकते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान के कारपेट्स बहुत मशहूर हैं, ये हमें कहाँ से पता चलता है, सोशल मीडिया के ज़रिए, या फिर आप कह लो कम्युनिकेशन टूल्स के ज़रिए आपको पता चलता है। फिर इसी तरह आपका सर्टन सिंध का जो कल्चर है वो ऑस्ट्रेलिया में आपका जो ट्रक आर्ट है उसको सराहा जाता है, तो उसकी क्या पीछे रीज़न क्या है, लोकल आपका जो कल्चर है उसको ग्लोबली सराहा गया बिकॉज ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट्स इन कम्युनिकेशन। देन आप देखो finally globalization squeezes sideways, creating new cultural, economic and political regions that cut across national boundaries. और ग्लोबलाइजेशन जो है और ये साइडवेज पे ये ना सिर्फ जो कल्चर्स एग्जिस्टिंग है उनको स्ट्रेंथन करती है बल्कि एट द सेम टाइम नए कल्चर्स को भी इमर्ज कर रही है। ठीक है, आपका मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स कर रही है जिसकी वजह से न्यू कल्चर जो है वो इमर्ज होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि ड्रेसिंग में अगर आप देख लो तो कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। आपकी लेयर एक्टिविटीज़ के कल्चर चेंज हो रहे हैं, आपका खाने पीने के स्टाइल के कल्चर चेंज हो रहे हैं, जो भी हम सारे डिस्कस करेंगे। टेक्नोलॉजी क्या करती है कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी अलाउज फॉर क्विक कम्युनिकेशन, फास्ट एंड कोऑर्डिनेटेड ट्रांसपोर्ट, efficient mass marketing, all of which have allowed globalization, especially globalized media, to take hold.
आपकी जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर ट्रेन्स आती हैं, एरोप्लेन्स आती हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना स्टार्ट हो गए हैं। आपका टूरिज़्म जो है वो उसको बूम मिला है इन द रिसेंट ईयर्स। और साथ-साथ आपकी जो स्मार्टफ़ोन्स हैं इसकी डिस्कवरी से आपकी ग्लोबलाइज़्ड मीडिया जो है वो इमर्ज हो रहा है। यू कैन कॉन्टैक्ट विद एनी पर्सन थ्रू योर सोशल मीडिया वेबसाइट्स, चाहे वो इंसान नाइजीरिया में बैठा है या चाहे वो इंसान अलास्का में है। आप किसी भी इंसान से राब्ते में आ सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि उसके पास इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए, और अदरवाइज़ आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करके उसके पास जा सकते हो। देन आप देखो कि ग्लोबलाइजेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रीवियसली हमने पढ़ा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती है इसी तरह लोगों का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बजाय बिजनेस टू बिजनेस और पीपल टू पीपल इंट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ करता चला जाता है। और आज के दौर में आपके पास इंटरनेट है, डिजिटल एरा है, स्मार्टफोन्स हैं, और यू हैव एवरीथिंग ऑन योर इंटरनेट। और आज के दौर में इट्स एक्सट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो कन्वर्ज हो रही है एट वन प्लेटफॉर्म, दैट इज़ योर इंटरनेट वेबसाइट्स। देन आप देखो कि पॉजिटिव रोल ऑफ ग्लोबलाइज्ड मीडिया क्या है। The expansion of information and communication technologies, coupled with market-led liberal democracies, are contributing these positive changes in the world. उसमें क्या है, सबसे पहले पॉलिटिकल है, इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस एक आती है। ऑल्दो आपकी जो इन्फोर्समेंट पावर नहीं है यूएन के पास, सैंक्शंस ये लगा सकती है, इन्फोर्समेंट पावर उस तरह से फुल फ्लेज नहीं है। इसके बारे में डिबेट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि गवर्निंग बॉडी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो ये कि उसके पास इन्फोर्सिंग पावर या अथॉरिटी लाजमी होती है। लेकिन एट द सेम टाइम जो यूनाइटेड नेशंस है आपकी, वो ग्लोबल गवर्नेंस का टूल, मतलब सोर्स ऑफ पीस है कि भी ये चीज़ आ गई है और यहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, तो इसको हमने किस तरह से रिजॉल्व करना है और अपना मिलजुल कर और पीस किस तरह से मेंटेन करना है सोसाइटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको देखती है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप देखो कि पॉलिटिकली सिनेरियोज किस तरह से चेंज हो गए हैं। इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल सिविल सोसाइटी है आपकी, आपकी जो एनजीओज हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर्स जो हैं वो काम करती हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है या यूनेस्को है, इस तरह की जितनी एनजीओज हैं। देन आपके पास है क्रॉस बॉर्डर सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि आपकी सिविलाइजेशन जो है वो क्रॉस बॉर्डर फैल रही है, आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्रॉस बॉर्डर फैल रही हैं। फिर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हो गई है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड में क्या चीज़ है कि आपकी जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं थ्रू सोशल मीडिया ऐप्स या फिर आप थ्रू सोशल मीडिया वेबसाइट्स, और उनके पहुंचने की वजह से लोग जो हैं वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो राइट्स, अपने राइट्स को हासिल करने के लिए वो आवाज़ उठाते हैं, बिकॉज दे आर नाउ मोर अवेयर अबाउट ऑफ देयर राइट्स देन बिफोर। उसके बाद आपके पास आता है इकोनॉमिक, आपका कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं आपकी ग्लोबलाइजेशन से, वो ये है कि आपका क्रॉस बॉर्डर मार्केट इकोनॉमीज़ हैं, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं, आपका जो बिज़नेस है वो सिर्फ एक नेशन तक महदूद नहीं है, बल्कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप अगर आपके पास पैसा है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, मैन पावर है, तो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी कॉरपोरेशंस जो हैं उन्हें ओपन कर सकते हैं और उसके ज़रिए मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। देन इंटरनेशनलाइज सिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चर है और प्रोडक्शन है। आपकी ये जो ई कॉमर्स है ये इंटरनेशनलाइज्ड है, आप अपना प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनली कहीं पर भी बेच सकते हैं। आज के दौर में कोविड-19 में स्पेशली जो ई बिज़नेसेस है इनको बड़ा बूम मिला, बिकॉज़ आप बाहर नहीं जा सकते थे, और एट द सेम टाइम कुछ आपकी इंडस्ट्रीज़ जो थी उनको ये जो इंटरडिपेंडेंस थी आपकी बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा धचका भी लगा कुछ इंडस्ट्रीज़ को, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को। लेकिन और बहुत सारे बिजनेस वेंचर जो थे वो लोगों ने स्टार्ट किए थ्रू ऑनलाइन मीडियम ड्यूरिंग कोविड-19। तो आपकी जो मैन्युफैक्चर है और प्रोडक्शन है वो इंटरनेशनलाइज्ड हो चुकी हुई है। आप अपना एक प्रोडक्ट किसी एक ख़ास कंट्री में बनाते हो, उसकी ख़ास जो जैसे
गारमेंट्स की इंडस्ट्री है, तो आप कपड़ा एक जगह से प्रोसेस करवाओगे, उस कपड़े को अगर जीन्स में कन्वर्ट करना है तो जीन्स जो है वो एक जगह बनेंगी, फिर उनको अगर आपने जीन्स को जो जिप्स लगनी है या बटन्स लगने हैं वो एक जगह पे लगेंगे। तो इस तरह वो फाइनल प्रोडक्ट की जो शक्ल आती है उसमें आपकी बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो शामिल हो जाती हैं, तो आपकी प्रोडक्शन जो है वो इंटरनेशनलाइज्ड है। देन आपके पास है और आप इंटरनेशनल वर्ल्ड के लिए प्रोड्यूस करते हो अपना प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर करते हो। ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड है वो एक्सेलरेट हो गई है। पहले वर्ल्ड ट्रेड जो थी वो मिनिमम कुछ प्रोडक्ट्स पे की जाती थी, लेकिन चूंकि ट्रांसपोर्ट के जो सिस्टम है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स की वजह से वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो आपकी वर्ल्ड ट्रेड जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसके अलावा जो गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज हो रहा है। आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अपना काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स अपना काम कर रहे हैं, और जिनको मोबिलिटी के इश्यूज़ थे, फॉर एग्जांपल वुमेन को, या फिर ऐसे लोग हैं जो कि बाहर नहीं जा सकते और बाहर निकल कर काम नहीं कर सकते, दे हैव टू स्टे एट होम ड्यू टू वन और अनदर रीज़न, तो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से या कोई और रीज़न की वजह से, तो वो लोग जो हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट बनते जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड मास मीडिया। फिर आपके सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स हुई हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। डेवलपमेंट ऑफ अ ग्लोबल कल्चर, एक ग्लोबल कल्चर इमर्ज हो रहा है, आपकी शेयर्ड वैल्यूज़ इमर्ज हो रही हैं ह्यूमैनिटी की, आपका एक्सचेंज ऑफ कल्चर हो रहा है। देन ग्लोबलाइजेशन ऑफ लोकल इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अंदर आप देखो कि आपका लोकल इशू है, फॉर एग्जांपल कोई भी लोकल इशू आता है, वुमेन के साथ कोई इशू है या फिर डिसेबल्ड के साथ कोई इश्यूज़ हैं, इसी तरह किसी माइनॉरिटी ग्रुप के साथ कोई इशू है, तो आपकी उनको ग्लोबल वॉइस मिल जाती है, उन इश्यूज़ को, लोकल इश्यूज़ को ग्लोबल वॉइस मिल जाती है। फॉर एग्जांपल इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, और आपका जो ग्लोबलाइज्ड मीडिया है इसने वॉइस दे दी है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को। और आप इसके सामने, आपके सामने दो कैंपेन्स थी, मी टू एट द हैशटैग और हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर। ये देखें कि ग्लोबली ये कैंपेन रन हुई, लोकल इशू था लेकिन ग्लोबली उसको कंसीडर किया गया और पूरा ग्लोबल वर्ल्ड के लोगों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। देन आपके पास आता है इम्पैक्ट ऑन ईटिंग एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, और यू कैन से लेयर एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी चेंज हो रही हैं। आपके जो ट्रैवल वीलॉग्स हैं, आप टर्की का ट्रैवल वीलॉग देखो, आप इस तरह डिफरेंट आपके नल्तर वैली है या डिफरेंट आपके नर्दर्न एरियाज़ के वीलॉग्स हैं, या आप स्पेन है, स्विट्ज़रलैंड है, इनके वीलॉग्स देखो, तो आप देखते हो कि आपका ट्रैवल वीलॉग्स के ज़रिए आप इम्पैक्ट कर रहे हो, आप ट्रांसफ़र कर रहे हो इंफॉर्मेशन ऑफ अ सर्टन कल्चर टू द ग्लोबल वर्ल्ड। जो भी उन्हें देखना चाहे वो देख सकता है। फिर आपके जो कुजीन्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं और उनका टेस्ट जो है वो मिक्सअप हो रहे हैं और न्यू टेस्ट जो है वो इमर्ज हो रहे हैं। देन आप देखोगे एजुकेशन के अंदर जो है ग्लोबलाइज्ड मीडिया का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल है। फॉर एग्जांपल आपके ई जर्नल्स हैं, ई लाइब्रेरीज़ हैं, जिन्हें आप किसी भी जगह बैठकर एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। इमर्जेंस ऑफ कलेक्टिव रिसर्च का फिनोमेना जो कि आपने बहुत ज़्यादा देखा ड्यूरिंग कोविड-19, कि किस तरह से वैक्सीन बनाने के लिए तमाम कंट्रीज़ जो थी वो अपना डाटा एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे और कलेक्टिव रिसर्च की गई और मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन्स आप देखो कि आप वर्ल्ड के सामने आती हैं। इसी तरह हर एरिया के अंदर कलेक्टिव रिसर्चेस की जा रही हैं। अब मैंने आपको हमेशा बताया है कि कोई भी कॉन्सेप्ट होगा तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होगा। तो ग्लोबलाइजेशन जो था उसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये आता है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट एक्चुअली प्रमोटिंग द कल्चर और स्ट्रेंथनिंग द कल्चर ऑफ एवरी नेशन, रादर इट इज़ प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ अमेरिका और द डोमिनेंट एलीट ऑफ द वर्ल्ड। उसके अंदर ग्लोबलाइजेशन को लोग जो हैं वो क्या वर्ड्स देते हैं, डिफरेंट फिलोसफर्स वो ये कहते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है, एक्चुअली इट इज़ अमेरिकनाइजेशन। अमेरिकन वे ऑफ लाइफ जो है वो प्रोपेगेट किया जा रहा है थ्रू मास मीडिया, और मैकडोनलाइजेशन है। आप एक ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं वो अपने बिजनेस को प्रोग्रेस करने के लिए जो है वो ग्लोबलाइज टूल्स को इस्तेमाल कर रही हैं, और वेस्टर्नाइजेशन है। वेस्टर्न मीडिया बेसिकली आपका यूएस एंड यूके, दे आर यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज ऑफ mass media because of their monopoly to control the minds of the people, in not in terms of ideas, but also in terms of their physical appearances.
तो ये सारे डिबेट इनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता है ग्लोबलाइज्ड मीडिया के ऊपर। देन ये डिफरेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं। देन आपके पास आता है कि आपका चैलेंजेस क्या है मैस मीडिया के 21st सेंचुरी में। आई हैव एडिड दी स्लाइड्स डेलिब्रेटली ताकि आपको कुछ नई टर्म्स पता चल जाएं और आप अपने पेपर्स में इन्हें कहीं ना कहीं यूज़ कर सको। ऑडियंस एरोजन जो है वो ये है कि अ डिक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन यूजिंग अ पर्टिकुलर मास मीडियम और अ स्पेसिफिक मीडिया आउटलेट। क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स की वजह से, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हार्डवेयर डेवलपमेंट की वजह से अब हर नेशन के पास, नेशन स्टेट्स के पास अपना मीडियम है, अपनी टेक्नोलॉजीज़ हैं एक हद तक, और उनकी वजह से आपकी ऑडियंस एरोजन हो रही है। आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, आपके पास न्यूज़पेपर है, आपके पास टेलीविज़न है, आपके पास कंप्यूटर्स हैं। इन सारी चीज़ों के अंदर आप, पहले जो लोग थे वो सिर्फ एक मीडियम के थ्रू इंफॉर्मेशन गेन कर रहे थे, नाउ यू हैव अ वेरियस मीडियम्स। तो उसकी वजह से ऑडियंस एरोजन हो रही है। ऑडियंस एरोजन से क्या मुराद है कि अब आपका मैसेज जो आप समझते हैं कि ये इतने परसेंट लोगों के पास जाएगा, हो सकता है कि वो उतने परसेंट लोगों के पास ना जाए, क्योंकि परसेंटेज जो है पॉपुलेशन की यूजिंग अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ मीडियम वो रिड्यूस होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द मास मीडिया प्रोडक्ट्स। देन आपके पास आता है मीडिया फ्रेगमेंटेशन, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मास एंड मास मीडिया आउटलेट्स दैट हैज़ बीन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द पास्ट 2 decades। मीडिया फ्रेगमेंटेशन की वजह से आपका ऑडियंस एरोजन हो रहा है। देन आप देखो ऑडियंस सेगमेंटेशन प्रोसेस बाय विच प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर टारगेटेड टू रीच डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल विद मैसेजेस टेलर्ड फॉर देम। अब आप क्या कर रहे हो, पहले भी मीडिया ऑडियंस सेगमेंटेशन रहती थी, लेकिन 21st सेंचुरी में ऑडियंस सेगमेंटेशन की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज आपको एनालिसिस करना पड़ता है वाइल मेकिंग योर मैस कम्युनिकेशन कैंपेन और वाइल मेकिंग योर डेवलपमेंट कैंपेन। आपको ये एनालिसिस करना पड़ता है कि आप ये मैसेज किस ऑडियंस के लिए बनाना चाह रहे हो, और उस ऑडियंस तक अगर आपने जाना है तो कैसे वहाँ तक पहुँचना है। तो आपको अपना मैसेज बहुत टेलर्ड मैनर में स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बनाना पड़ता है, स्पेसिफिकली उनको टारगेट अपनी पॉपुलेशन के लिए उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। दैट इज़ नोन एज ऑडियंस सेगमेंटेशन। अब आपको ज़्यादा पावर जो है वो लगानी पड़ती है अपना मैसेज ड्राफ्टिंग के अंदर। देन आपके पास आता है क्रॉस मीडिया बाउंड्रीज टू कवर कॉस्ट। आपके पास ये है कि बहुत ज़्यादा पहले ये था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती थी या जो प्रोडक्शन होती थी वो एक ही जगह से हो रही होती थी, एक ही मीडिया हाउस उसे कर रहा होता था, एक कंपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन भी करती थी, कंटेंट भी इकट्ठा करती थी और उसको प्रोड्यूस भी करती थी। लेकिन अब चूंकि वो अपना कंटेंट से उतना बेनिफिट हासिल नहीं कर पाते, अपने प्रॉफिट हासिल नहीं कर पाते, तो अब ये क्रॉसिंग मीडिया बाउंड्रीज कर रहे हैं ताकि वो अपना रेवेन्यू जितना उनका लगा है उस प्रोजेक्ट के ऊपर उतना एटलीस्ट गेन करें या उससे प्रॉफिट गेन करें। और इसके लिए आप ये देखो कि चैलेंजेस जो हैं ये सारे उनका, उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट प्लेस के अंदर क्या फ़र्क आ रहा है, अब हम उसको पढ़ने लगे हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि इन्होंने क्या किया, को प्रोडक्शन के मेथड्स को अडॉप्ट किया, अ डील बिटवीन टू फर्म्स फॉर द फंडिंग ऑफ मीडिया मटेरियल। देन आपने मैस मीडिया कोग्लोमरेट्स जो हैं वो इमर्ज हो रहे हैं, अ कंपनी डेट होल्ड सेवरल मैस मीडिया फर्म्स इन डिफरेंट मीडिया इंडस्ट्रीज अंडर इट्स कॉरपोरेट अम्ब्रेला। एक सर्टन अम्ब्रेला, कॉरपोरेट अम्ब्रेला, अभी हम एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझते हैं। और दूसरा ये कि आप क्या कर रहे हो कि आप डिफरेंट उसके नीचे इंडस्ट्रीज़ डेवलप कर देते हो, मीडिया इंडस्ट्रीज़ फर्म्स, जो कि हर तरह की ऑडियंस के लिए काम कर रही है। जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में क्या पढ़ा, ऑडियंस एरोजन को डील करने के लिए आपको सेगमेंट्स ऑफ ऑडियंस जितनी भी एग्जिस्ट कर रही हैं उनके मुताबिक आपको अपना मैसेज ड्राफ्ट करना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम ऑडियंस आप तक आ सके। तो आपकी एक मीडिया कोग्लोमरेट्स जो हैं वो इमर्ज हो रहे हैं। देन आपके पास आता है वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल ओवर अ मीडिया प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन टू एग्जीबिशन। प्रीवियसली मैंने आपको कहा कि जो प्रोड्यूस करते वही डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन वो वर्टिकल इंटीग्रेशन थी। लेकिन आज के दौर में आपके पास हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रही है, जिससे मुराद ये है कि द ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, distribution channels or exhibition outlets in a number of media industries and the integration of those elements so that each can profit from the expertise of the others।
मतलब अगर एक यूएस की कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट बनाती है तो वो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के साथ शायद अपना एक एग्रीमेंट साइन करे कि आप अब मेरा ये प्रोडक्ट आप भी सेल करें और मैं भी सेल कर रहा हूँ, तो हम अपना जो प्रॉफिट है उसको आपस में डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह अगर आपके पास देखो कि जो नेटफ्लिक्स है आपके ऐप, उसके अंदर आप देखो कि मुख्तलिफ जो हॉलीवुड है, इंडिया है, मुख्तलिफ पाकिस्तान, इनकी मूवीज़ या इनके सीजन्स या इनके ड्रामाज जो हैं वहाँ पर उनको स्ट्रीम किया जा रहा है। वो एक सिर्फ़ और सिर्फ एक जगह है जहाँ कुछ तो नेटफ्लिक्स की अपनी ओरिजिनल सीरीज़ होंगी, कुछ नेटफ्लिक्स पर इनको पेमेंट की जाती है कि प्लीज़ आप हमारा ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें और आपको हम इतना परसेंट शेयर हम आपको देंगे। तो वहाँ पर आप नेटफ्लिक्स जो है वो उनका डाटा भी और उनकी मूवीज़ या फिल्म्स भी स्ट्रीम कर रहा होता है। अब ये देखो कि एक डिज़नी कंपनी है, डिज़नीलैंड जिसे हम कहते हैं। अब इसके अंडर ये मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं ये डिज़नी कंपनी ऑन कर रही है, ठीक है। ESPN है, नेशनल ज्योग्राफी है, ये एक मीडिया को ग्लैमोरेट के तौर पे इमर्ज हो चुका हुआ है। इसमें बच्चों के लिए अलहदा चैनल्स हैं, बच्चों के लिए मूवी बनाने के लिए अलहदा हैं, आपके पास स्पोर्ट्स के लिए अलहदा है, क्यूरियोसिटी और इन्फॉर्मेशन बेस्ड स्टोरीज़ के लिए अलहदा है, फिर इसके पास अपने स्टूडियोज़ हैं जिन्हें ये ऑन कर रहा है। तो क्या है, ताकि ये डील कर सके ऑडियंस इरोजन को, और मैसेज जो है वो टेलर्ड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस सेगमेंटेशन टू रीच द मैक्सिमम ऑडियंस इन द ग्लोबल मार्केट थ्रू मीडिया फ्रेगमेंटेशन। आपने क्या किया, ठीक है। अब आई बिलीव कि आपको सारी उन टर्म्स की समझ आ गई होगी। अब इसी तरह अगर आप एक और एग्जांपल समझना चाहो तो आपकी जियो है, आपका जियो टीवी है, जियो के पास जियो कहानी है, जियो के और जियो स्पोर्ट्स है, इस तरह के उसके मुख्तलिफ चैनल्स हैं। फिर उसके पास जंग न्यूज़पेपर है, उसके पास मैगज़ीन्स हैं उर्दू में, उसके पास अखबार है द न्यूज़। तो मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए वो मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचना चाह रहे हैं ताकि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। देन ग्लोबलाइजेशन की वजह से मीडिया और टेक्नोलॉजी के जो आपस में इंटरलिंक्ड है, इसकी वजह से बहुत सारी डिबेट्स इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में मर्ज होती हैं। उसमें से एक का नाम है कल्चरल इंपीरियलिज्म, द अदर वन इज़ नॉर्थ साउथ डिवाइड। और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें दो थेरीज़ का पता होना चाहिए, स्ट्रक्चरल इंपीरियलिज्म एंड वर्ल्ड सिस्टम्स थेरी। अब अगले जो स्लाइड्स हैं उनमें हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो कल्चरल इंपीरियलिज्म और इन सारी चीज़ों का सामान पैदा कर रही है, या आप कह लो कि उसका टूल बन रही है। तो फॉर दिस टाइम आई विल लाइक टू से थैंक यू, एंड वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। थैंक यू सो मच।